नमस्कार दोस्तों। जिस जंग को दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मान रही थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर का ऑरिजिन मान रही थी, उसी जंग में अचानक अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, भारत और ईरान इन पांचों देशों की राजनीति को हिला के रख दिया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चंद घंटों पहले ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता होने वाला है। जी हाँ, वो भी बहुत ही जल्द। 19 जून 2026 का दिन है दोस्तों, फ्राइडे। इस दिन होगा इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता। सो गाइस, इस डील का हर पन्ना पढ़िएगा, हर शर्त देखिएगा, हर बयान सुनिएगा तो सवाल उठना अपने आप लाजमी बन जाएगा, स्वाभाविक रूप बन जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर सवाल अब ये उठता है, क्या अमेरिका सच में झुक चुका है? क्या ईरान की इस जंग में फतह हुई है, जीत हुई है? क्या ईरान इस डील का सबसे बड़ा राजनीतिक फ़ायदा उठाने वाला है आने वाले समय में शांति समझौते के बाद? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे और ट्रंप से भी शायद अच्छे थे, तो उसको ये मौका आखिरकार क्यों नहीं दिया गया? जी हाँ, वो इस पूरी तस्वीर से आखिरकार गायब क्यों हो गया? आज हम आपको बताएंगे दोस्तों वो बातें जो शायद टीवी चैनलों पर अब तक नहीं दिखाई गई है। और याद रखिएगा कि युद्ध में सिर्फ मिसाइलें नहीं चलती हैं, कई बार एक साइन किया हुआ कागज़ हज़ारों बमों से ज़्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। और इस बार वही होने वाला है फ्राइडे को, 19 जून को, जिस दिन होगा शांति समझौता। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये डील है क्या। सो गाइस, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के समझौते पर ये बातचीत पहुंच चुकी है, फाइनली समझौता हो जाएगा 19 जून को, औपचारिक हस्ताक्षर स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास जिसने ब्लॉकेट लगाया था उसको ये हटाने वाला है, राइट। और आगे परमाणु मुद्दे पर बातचीत स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता होगा, छोटा सा, लेकिन यहाँ पर ये कई देशों की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है, अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल का कारोबार इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी मार्ग से दुनिया के बाज़ार तक पहुंचता है, जो एक लंबे समय से बाधित था। यानी कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। इसका इम्पैक्ट हमने अपने देश के अंदर भी देखा है। हमारे देश के अंदर भी लगातार पेट्रोल के, डीजल के, गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं और महंगाई जो अन्य वस्तु है उसके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन महंगाई में इस समझौते के बाद एक बहुत बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। सोचिए, जैसे ही समझौते की खबर सामने आई ना, तो तब तेल बाज़ार में हमको राहत देखने को मिली है। और कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ये शांति समझौता सफल रहता है तो हमारे देश में महंगाई कम हो सकती है, अन्य देशों को भी राहत मिल सकती है। अब यहाँ पे ना इस जंग को लेकर के एक सवाल और रेज़ होता है। वो सवाल ये है कि आखिरकार इस जंग में असली जीत किसकी हुई? क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर ईरान की? और ध्यान से देखिएगा, अगर आप लगातार इस जंग को अगर अपने डेप्थ में स्टडी करा होगा तो ट्रंप क्या चाहता था पहले? ट्रंप ने ये चाहा था कि ये डील, शांति डील एक्चुअली बीते कल के दिन रविवार को हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। बीते कल के दिन दोस्तों 14 जून को हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। बट ईरान ने बोला कि नहीं, ये डील होगी 19 तारीख को। ये डेट दी है ईरान ने खुद शांति समझौते की। तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है भैया, 19 को सही। लेकिन यहाँ पर उससे पहले साफ साफ ईरान ने यह भी कहा है कि पहले हमारे पैसे वापस करो फिर बात होगी। और इसके अलावा 3 इसकी शर्तें, ईरान की बहुत बड़ी शर्तें हैं। साफ साफ से बोला है कि अमेरिका ने जो नौसैनिक नाकेबंदी कर रखी है, हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास जो ब्लॉकेट लगा रखा है, वहाँ से अपने सेनाओं को वापस लें। जी हाँ, सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से रुके। पूरी तरह से मतलब ये है कि जो भी ईरान के सहयोगी देश हैं, ख़ास तौर पर लेबनान, जिस पर लगातार इजराइल अपनी बॉम्बार्डिंग कर रहा है, एयर अटैक कर रहा है, उसको स्टॉप करो। क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस सीज़ फायर के इस कंडीशंस को, ईरान की कंडीशंस को मान पाएगा? थिंक अबाउट इट। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि अरबों डॉलर के फ्रीज फंड को तुरंत रिलीज़ किया जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने साफ साफ ये कहा है कि जब तक पैसा उसके अकाउंट में नहीं आएगा, ईरान को पैसा नहीं मिलेगा, तब तक न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। यानी कि ईरान पहले अपना फ़ायदा सुनिश्चित कर रहा है, फिर शांति समझौते के अगले कदम की तरफ बढ़ रहा है। और जो देश युद्ध के बाद भी अपनी शर्तें मनवा ले, उसे हारने वाला नहीं कहा जा सकता। ये मेरा मानना है।
लेकिन इस जंग में जीत किसकी हुई है? आप चाहो तो अपना एक्सपीरियंस वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बट इसके बाद एक सवाल और उठता है। जी हाँ, सवाल अब ये आता है कि अगर ईरान इतनी सख्त शर्तें रख रहा है अमेरिका के सामने, तो अमेरिका मान क्यों गया? क्या सच में अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है, ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है? तो सर इसका जवाब होगा एक्चुअली हाँ, क्योंकि ट्रंप की जो जनता है, अमेरिका की जो जनता है, वो ट्रंप सरकार के खिलाफ़ इस समय सड़कों पर उतर आई है। और जो अमेरिका के जो सहयोगी देश थे वो आज इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। जनता इसलिए इसके अगेंस्ट खड़ी है क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इसने जंग में सुहा कर दिया। और सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा होता है जनता की टैक्स का पैसा। सोचिए, इसकी इस जिद की वजह से अमेरिका के अंदर महंगाई जो है काफ़ी चरम पर पहुंच चुकी है। सोचिए, तो इसलिए ट्रंप के ऊपर दबाव है कि जल्द से जल्द शांति समझौता हो जाए। और अमेरिकी दोस्तों चुनावी राजनीति पर भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर जंग लगातार चलती रही तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। जो इकॉनमी होगी दोस्तों कई सारे देशों की तबाह हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो अब हमें इतना कैपेबल कम से कम नहीं है कि हम लोग सर्वाइव कर सकें। जी मैं बात कर रहा हूँ इसमें विश्वगुरु देश भारत के बारे में, क्योंकि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी में हमने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं अपने। अन्य देशों के पास में स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी हैवी है, जबकि हमसे काफ़ी कम जनसंख्या वहाँ पर है। सोचिए ना एक बार, जबकि हम लोग अपनी नीड का, अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तब जाके हमारा स्टोरेज केवल इतना ज़्यादा चिन्नक सा। और ये क्यों था? और हमारे देश के अंदर प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं गैस तेल के, जबकि गैस तेल वाली जो कंपनियां वगैरह है वो काफ़ी प्रॉफिट में है? ऐसा क्यों हुआ? यही कंपनी हमारे पड़ोसी देश भूटान को सस्ते में आखिरकार ऑयल, डीजल, पेट्रोल क्यों दे पा रही है? ज़रा बताइए एक बार। इस पर हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं। हमारा ध्यान गया केवल धर्म खतरे में है, बस। सो अब हम बात करते हैं कि अगर ये समझौता एक सही उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, मतलब कि इस समझौते को अपनी उपलब्धि के रूप में, जैसे कि पाकिस्तान देख रहा है लगातार इसका डंका पीट रहा है, अगर इसका ये डंका पीटना सफल हो जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी बाज़ार के अंदर। लेकिन सवाल दोस्तों अभी भी बाकी है, क्या हालत और हालात वाकई कंट्रोल में हैं? क्या इजराइल इस कंट्रोल को स्वीकार कर पाएगा? लेकिन वर्तमान को देखने के बाद ना भविष्य में हमको यही लग रहा है कि नेतन्याहू इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि चंद घंटों पहले इजराइल ने फिर दोबारा से लेबनान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस डील की सफलता का भविष्य ट्रंप से ज़्यादा नेतन्याहू के हाथ में है। अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं, अगर बेरूत दोबारा निशाने पर आता है, अगर कोई बड़ा उकसावा होता है, तो फिर ईरान फिर से प्रतिक्रिया दे सकता है और फिर पूरा समझौता खतरे में पड़ सकता है। यानी कि अभी जश्न मनाना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जंग रुकी है, ख़त्म नहीं हुई है। मध्य पूर्व में शांति की घोषणा करना आसान है, शांति बचाकर रखना ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मुश्किल काम है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जी हाँ, बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान इस समझौते को अपनी कूटनीतिक सफलता बता रहा है, बहुत बड़ा डंका पीट रहा है। इसके टोटल न्यूज़पेपर पाकिस्तान के इस समय जीत को लेकर के पटे पड़े हैं। शहबाज शरीफ लगातार बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और पाकिस्तान मीडिया इसे अपनी विदेश नीति की जीत बता रहा है, सबसे बड़ी विक्ट्री बता रहा है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कितना योगदान दिया, सवाल ये है कि दुनिया क्या मान रही है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी हकीकत। और अब भारत की अगर मैं बात करूँ तो ये मौका हमको क्यों नहीं दिया गया? भाई हम विश्व गुरु का दावा करते हैं, डंका पीटा जा रहा है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, सब चंगासी अमृतकाल हमारे देश के अंदर बन चुका है, तो हमें मौका आखिरकार क्यों नहीं दिया गया? सोचिए, भारत उन गिने चुने देशों में कहीं ना कहीं रह चुका है जिसके रिश्ते ईरान से भी काफ़ी स्ट्रांग थे, इजराइल से भी स्ट्रांग थे, और अमेरिका से भी स्ट्रांग है। ठीक है, अमेरिका से कितने स्ट्रांग है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझको लगता है कि हमारे उसके रिश्ते काफ़ी स्ट्रांग हैं। और दोस्तों यहीं पर भारत की सबसे बड़ी ताकत थी कहीं ना कहीं। भाई एक मौका तो हमको मिलना चाहिए था, तो क्या वो हमारा भारत इस शांति समझौते के बीच में एक मीडिएटर बन सकता था? ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय है, और इसको लेकर के विपक्ष लगातार भारत की वर्तमान की सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है कि पाकिस्तान को मौका मिला और हमको मौका नहीं मिला। एक्चुअली दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी लंबे समय से काफ़ी स्ट्रांग है, सच कहूँ तो। और ट्रंप के बारे में हमको एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ढका नहीं। और वर्ल्ड में जो भी देश है 195 कंट्रीज़, सभी देशों की राजनीति में सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो होती है केवल हित, फ़ायदा, प्रॉफिट, बस। जिस देश के सब में फ़ायदा दिखता है वो उस तरफ मूव हो जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा ट्रंप को लेकर तैयार रहा है।
ट्रम्प कुछ भी बोल देता है, हम उसको उल्टा रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्यापार अमेरिका के साथ में बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हम उससे अपना माल सबसे अधिक बेचते हैं, उसके देश से कम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पीठ ट्रम्प के लिए पायदान बन जाए। जब मर्जी आए उसका प्रयोग करें, बस मिट्टी अपनी साफ़ करे पैरों की और आगे बढ़ता रहे। आपको क्या लगता है कि हमारा झुकना ट्रम्प के आगे बिल्कुल सही है या फिर गलत? अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वापस आता हूँ फिलहाल मैं टॉपिक की तरफ। और हाँ, एक बात और दोस्तों कि अभी चंद घंटों पहले आपको याद होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास, जी हाँ, मतलब कि ओमान के अंदर हमारा भारत का एक शिप खड़ा हुआ था, उसके ऊपर अमेरिकी सेना ने एक बहुत बड़ी हमला कर दिया था। सोचिए, उस हमले में, उस बॉम्बार्डिंग में हमारे भारत के 3 नाविक मारे गए थे। जी हाँ, ये वो लोग थे जो शिप पर काम कर रहे थे, और इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से कोई भी अब तक स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है, कोई भी सॉरी स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। और इस पूरे संकट के दौरान भारत की आवाज़ वैश्विक मंच पर उतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दी जितनी भारतीय लोगों को उम्मीद थी। और दोस्तों, इस पूरे वीडियो में अब तक 3 बातें निकल करके सामने आती है। पहली बात ये कि ईरान ने बिना झुके बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें रखी हैं दुनिया के ताकतवर देश के सामने, जी हाँ, जिसके सामने लोगों के बोलने की हिम्मत तक नहीं होती, चूं तक करने की हिम्मत नहीं होती, जिसमें हमारा शायद भारत देश भी शामिल हो चुका है अब। जी हाँ, ट्रम्प कहता है हमारे देश को नरक का द्वार, हेल होल, हम तब भी चुप रहते हैं। ट्रम्प कहता है कि सीज़ फायर ट्रम्प ने करवाया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, हम तब भी संसद में आके डायरेक्ट ना तो उस देश का नाम लेते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। सोचिए एक बार, हम इतना सीधे बन जाते हैं कि ये कहता है कि हमारे भारत देश के पीएम मोदी जी का राजनीतिक कैरियर ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। आखिरकार में इतना क्यों झुक रहे हैं? क्यों हम लोगों की पीठ अब पायदान बन चुकी है? क्या इसी का फ़ायदा इस समय ट्रम्प उठा रहा है? और तीसरी सबसे बड़ा पॉइंट इस वीडियो का ये निकल के आया है कि समझौते की असली परीक्षा शुक्रवार के दिन, जिस दिन साइन होंगे उस दिन नहीं, असली परीक्षा उसके बाद से स्टार्ट होगी। क्या इजराइल बिना लेबनान पर हमला किए रुक पाएगा, खुद को कंट्रोल कर पाएगा? क्या फ्रोज़न फंड्स रिलीज़ होंगे? क्या लेबनान में हमले रुकेंगे? क्या परमाणु बातचीत आगे बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये शांति होगी या अगली जंग का सबसे छोटा सा एक विराम होगा? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब भी विराम होता है तो अलग अलग देश अपने अपने देश के वेपन्स को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। अभी याद होगा जिस समय 10 दिन का सीज़ फायर हुआ था, उस समय इजराइल ने अपने देश के अंदर बड़ी मात्रा में बड़े बड़े टन के बड़े बड़े हथियार मंगाए थे अमेरिका से। चलिए, जो होगा क्या होगा वो चलेगा बताने वाले समय में। लेकिन अब सबसे बड़ा विजेता कौन है आपके हिसाब से? इसमें विजय हुआ है ईरान, इसमें विजय हुआ है अमेरिका, या फिर इस जंग में विजय हुआ है पाकिस्तान, या फिर कोई और? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।